मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का अपनी बाइक के साथ भागते हुए दिखाया जाता है और उसके पीछे पुलिस लगी होती है क्योंकि वो सैटेलाइट टावर में घुसकर कुछ कर रहा था। उस लड़के का नाम शॉन होता है। एकदम से वो एक झूले पे चढ़ जाता है जिस वजह से वो एक घर के पूल में जाकर गिरता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। बाद में उसका सौतेला बाप हैंक उसे आकर बचाता है, लेकिन शॉन हैंक को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि वो उसका सौतेला बाप है। वो इसे इसलिए बचा पाता है क्योंकि वो पहले मिलिट्री मैन था और पुलिस शॉन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती। फिर हैंक और शॉन दोनों घर पे आ जाते हैं। शॉन के घर पे आने के बाद उसकी माँ उसे बहुत डांटती है कि तुम रात को बाहर क्या कर रहे थे। फिर शॉन अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में जाने के बाद वो कुछ कोड्स को डिकोड करने लगता है। असल में वो सैटेलाइट टावर में इसी वजह से गया था क्योंकि कोई उसे कुछ कोड्स भेज रहा था और उसे उन कोड्स को चेक करने के लिए हाई सिग्नल की ज़रूरत थी। फिर वो उन कोड्स को डिकोड करने लगता है। फिर हैंक शॉन के कमरे में आता है उसे समझाने के लिए। तो हैंक देखता है कि शॉन कुछ कोड्स को डिकोड करने में लगा हुआ है, तो हैंक भी उसकी मदद करता है। ये पहली बार था कि शॉन और हैंक एक साथ मिलकर कुछ काम कर रहे थे। हैंक सारे कोड्स को डिकोड कर देता है और उन्हें पता चलता है कि ये कोड्स शॉन के दादाजी ने भेजा है जो कि 2 साल से लापता हैं। असल में शॉन के दादाजी ने उस कोड में लिखा था कि वो जो 30 साल से मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढ रहे हैं उन्होंने अब वो उसे ढूंढ लिया है और वो वहीं से उन कोड्स को भेज रहे हैं एक रेडियो के थ्रू। वो शॉन को बताते हैं कि वो कैसे वहाँ तक आ सकता है और उन्हें पूरा तरीका बताते हैं कि वो कैसे नक्शा बना सकता है। तो हैंक उसमें शॉन की मदद करता है और वो लोग नक्शा भी बना लेते हैं। फिर शॉन हैंक से कहता है कि मुझे उस आइलैंड पे जाना है, जिसे सुनकर हैंक शॉन को मना कर देता है और शॉन कहता है कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तो फिर हैंक अपनी बीवी से कहता है इस बारे में और हैंक और शॉन एक साथ दोनों के दोनों उस आइलैंड की खोज में निकल पड़ते हैं। फिर वो दोनों समुद्र तट पर पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें बोट रेंट पर नहीं देता, ना ही कोई उन्हें वहां तक ले जाता है क्योंकि सब लोग यह कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भवंडर है, वहाँ पर कोई भी आइलैंड नहीं है। लेकिन शॉन कहता है कि मैं तुम्हें $1000 दूंगा, जिसे सुनकर एक आदमी उनके पास आता है जिसका नाम गबाटो होता है। वो कहता है मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा अपने हेलीकॉप्टर में। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम केल होता है, जिसे सुनकर शॉन और हैंक खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके हेलीकॉप्टर की कंडीशन कुछ ख़राब थी, लेकिन वो लोग मान जाते हैं और चारों के चारों उस आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग आगे जा ही रहे होते हैं, कुछ दूरी पे उन्हें बहुत सारे भवंडर दिखाई देते हैं। तो हैंक भवंडर को देखकर गबाटो से कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ लो, लेकिन शॉन मना कर देता है क्योंकि उसका मानना यह था कि हमें भवंडर के अंदर जाना पड़ेगा जब भी हम आइलैंड तक पहुँच सकते हैं। हैंक कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, जिसे सुनकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं। एकदम से गबाटो कहता है कि अब कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि कंट्रोल सिस्टम अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अब हेलीकॉप्टर उस भवंडर के अंदर जा गिरता है और सबके सब बेहोश हो जाते हैं। जब सबकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक आइलैंड पे पाते हैं जो कि पूरी तरह से सुनसान था और वैसा आइलैंड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसा कि उस मैसेज में लिखा हुआ था। लेकिन उन लोगों को एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के थ्रू वो लोग बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें एकदम से ऐसा लगता है कि वो लोग स्वर्ग में आ चुके हैं क्योंकि वो आइलैंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और उस आइलैंड की एक अलग बात थी कि वहाँ पे जितने भी बड़े जानवर होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो छोटे जानवर होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। फिर शॉन सबसे कहता है कि मुझे अपने दादा को ढूंढना है और सबके सब शॉन के साथ उसके दादा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो एक उबड़ खाबड़ जगह से जा ही रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो असल में उबड़ खाबड़ जगह नहीं है, ना ही वो पत्थर है, वो असल में अंडे हैं। तो वो अपनी साइड में देखते हैं तो एक बहुत बड़ी छिपकली सो रही होती है और वो छिपकली के अंडे होते हैं। वो लोग आराम आराम से वहाँ से जा ही रहे होते हैं। एकदम से गबाटो को नीचे का अंडा टूट जाता है और गबाटो उस अंडे के अंदर गिर जाता है, जिस वजह से छिपकली जाग जाती है और उन सबके पीछे पड़ जाती है। फिर वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि छिपकली उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो लोग भागते चले जाते हैं और कैसे करके अपनी जान बचा ही रहे होते हैं, लेकिन छिपकली फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर एक ऐसी जगह आती है जहाँ से आगे रास्ता नहीं है और वो लोग फंस जाते हैं। फिर छिपकली उन्हें मारने जा ही रही होती है कि साइड से बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ के टुकड़े छिपकली के ऊपर आके गिरते हैं और छिपकली वहाँ पर बेहोश हो जाती है। वो जाल असल में शॉन के दादाजी ने बिछा रखा था ताकि कोई भी बड़ा जानवर उनके ऊपर हमला ना कर सके। फिर शॉन के दादाजी आते हैं और वो सबसे मिलते हैं, लेकिन
हैंक उन्हें कुछ ज़्यादा रास नहीं आता क्योंकि वो असल में शॉन का सौतेला बाप होता है। फिर अलेक्जेंडर यानी कि शॉन के दादाजी सबको अपने ट्री हाउस पर ले जाने लगते हैं। फिर सबके सब अलेक्जेंडर के घर पर पहुंच जाते हैं, यानी कि ट्री हाउस पर पहुंच जाते हैं। अलेक्जेंडर सबको अपना ट्री हाउस दिखाता है और उन्हें उस आइलैंड के बारे में भी बहुत सारी बातें बताता है। अब रात हो चुकी थी, इसलिए अलेक्जेंडर अब सबको सोने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को कल एक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पर लेके जाऊंगा। फिर सुबह सवेरे वो लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें पता चलता है कि शॉन केल को पसंद करने लगा है, लेकिन केल उसे पसंद नहीं करती और अलेक्जेंडर उन सबको एक शहर की तरफ लेके जाता है जो कि अब बिल्कुल खंडर हो चुका था और वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। वहाँ पे जाके उन्हें पता चलता है असल में ये एक आइलैंड नहीं है, ये अटलांटिस का एक हिस्सा है जो कि बहुत सालों पहले समुद्र में डूब गया था। तो अलेक्जेंडर उन सबको बताते हैं कि ये आइलैंड 150 साल पानी के ऊपर रहता है और 150 साल पानी के नीचे। फिर हैंक अपने चारों तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो आसपास का मुआयना करता है। उसे पता चलता है कि चारों तरफ से रिस रिस के पानी आ रहा है जो कि खारा पानी है। तो वो अलेक्जेंडर से पूछता है कि अभी इस आइलैंड को डूबने में कितना टाइम है। तो अलेक्जेंडर कहते हैं कि अभी इसे 14 साल हैं, लेकिन हैंक कहता है कि नहीं, तो आपका कैलकुलेशन गलत है क्योंकि चारों तरफ से पानी निकल रहा है और रिस रिस के आ रहा है और ये पानी खारा पानी है, तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अलेक्जेंडर उसकी बात सुन लेता है और वो भी कहता है हाँ। तो उनके हिसाब से उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन होते हैं और उन्हें वहाँ से भागना होता है। फिर सब लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तो फिर शॉन कहता है हम लोग कैप्टन नेमो की सबमरीन से निकल सकते हैं जिसने इस आइलैंड के बारे में लिखा था और उसकी सबमरीन की लोकेशन उसकी डायरी में है जो उसकी कब्र के साथ दफना दी गई थी और उसकी कब्र इसी आइलैंड पर मौजूद है। तो सबके सब उसकी कब्र के पास जाते हैं, लेकिन उसकी कब्र के अंदर कोई पतला इंसान ही जा सकता है, इसलिए केल राज़ी हो जाती है और उसकी कब्र के अंदर जाती है और वो डायरी निकाल कर ले आती है। उसकी डायरी से उन्हें उस सबमरीन की लोकेशन मिल जाती है। फिर सब लोग सबमरीन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें कई सारी परेशानियां होती हैं। एकदम से वोल्केनो फट जाता है और उन्हें पता चलता है कि असल में वो वोल्केनो लावा नहीं उगलता, वो वोल्केनो सोना उगलता है। इसलिए शॉन कहता है कि मैं उस सोने की तलाश में जा रहा हूँ, लेकिन हैंक उसे मना कर देता है क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सोना ले और वहाँ से जा सके। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन हैं। तो इसलिए सब लोग मान जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर उनके सामने एक बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी आ जाती है। उनके सामने खड़ी खड़ी चट्टानें आ जाती हैं जिन्हें वो चढ़ के पार नहीं कर सकते। इस वजह से उन्हें मधुमक्खियों की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि अब मधुमक्खियों का साइज़ बढ़ चुका था, इसलिए वो लोग मधुमक्खियों के ऊपर सवार होकर उन चट्टानों को पार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे परेशानी ख़त्म नहीं होती। उन लोगों के पीछे कुछ पक्षी पड़ जाते हैं जो कि मधुमक्खियों को खाना चाहते थे, इसलिए वो लोग उनसे अपनी जान बचाते हैं। वो लोग वहाँ से भाग तो जाते हैं, लेकिन केल की जान बचाते समय शॉन के पैर में चोट लग जाती है, जिसे देखकर केल बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो भी शॉन से प्यार करने लगती है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और सब लोग सोने के लिए जाते हैं, लेकिन रात में गबाटो अपनी बेटी केल से कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे कॉलेज में भेज के रहूँगा और वो उससे प्रॉमिस भी करता है। सुबह जब सब लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ पानी भरने लगा है। तो हैंक कहता है कि अचानक से वोल्केनो फटने की वजह से पानी का लेवल 2 से 3 गुना बढ़ चुका है, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 घंटे हैं। लेकिन उन्हें दिखता है कि गबाटो यहाँ पे नहीं है। तो केल समझ जाती है कि उन्होंने वो प्रॉमिस क्यों किया था। वो सोने की खोज में निकल जाता है, इसलिए वो चारों अलग अलग टीम में बढ़ जाते हैं। केल और अलेक्जेंडर गबाटो को ढूंढने जाते हैं और शॉन और हैंक सबमरीन को ढूंढने जाते हैं। शॉन और हैंक सबमरीन की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें सबमरीन दिखाई नहीं देती। तो उन्हें पता चलता है कि पानी का लेवल बढ़ने की वजह से सबमरीन समुद्र के अंदर डूब चुकी है। तो उन्हें समुद्र के अंदर जाकर सबमरीन को निकालना पड़ेगा। वो लोग वैसा ही करते हैं और गहरी सांस भरकर समुद्र के अंदर डुबकी लगा देते हैं और सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन परेशानी यहाँ पर खड़ी होती है क्योंकि सबमरीन के अंदर जो बैटरी लगी थी चलाने के लिए, वो अब डेड हो चुकी हैं। उन्हें चलाने के लिए उन्हें हज़ारों वोल्ट का झटका चाहिए। उन्हें उस समुद्र में एक इलेक्ट्रिक ईल दिखाई देती है जिससे वो बैटरी को शॉक दे सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत खतरा है। तो हैंक इस काम को करने के लिए कहता है। शॉन हैंक से कहता है मैं आपको खोना नहीं चाहता, आपको वापस आना पड़ेगा
और इस सबमरीन को भी चालू करना पड़ेगा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसे देखकर हैंक खुश हो जाता है और वो बाहर चला जाता है। हैंक एक आयरन रॉड में तार बांधकर उस ईल के ऊपर फेंक देता है, जिससे बैटरी में शॉक लगता है और सबमरीन चालू हो जाती है। फिर वो लोग सबमरीन लेके निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि केल और अलेक्जेंडर ने गैबेटो को ढूंढ लिया है। फिर वो तीनों कैसे न कैसे कर सबमरीन की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उन्हें सबमरीन कहीं पर भी दिखाई नहीं देती और शॉन और हैंक का भी कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि पूरा का पूरा आइलैंड अब समुद्र में डूबने लगा था और साइडें भी टूटने लगी थीं, जिस वजह से वो जिस टुकड़े पर खड़े हुए थे वो पूरा अलग हो जाता है। और जैसे ही समुद्र के अंदर आइलैंड डूबता है तो वो लोग पानी के अंदर छलांग लगा देते हैं। दूसरी तरफ से शॉन और हैंक सबमरीन लेकर आ जाते हैं और उन तीनों को बचा लेते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ा ही आगे चलने पर उनके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है, जिसे वो मिसाइल से ब्लास्ट कर देते हैं और वो लोग वहाँ से बचकर अपने अपने घर आ जाते हैं। घर पे आने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं और शॉन का बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं। दूसरी तरफ गैबेटो जो होता है वो कैप्टन नीमो की सबमरीन से लोगों को घुमाता है और उससे अच्छे खासे पैसे भी कमाता है, जिस वजह से उसकी बेटी का भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।